Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video I'm going to start with unit 5 motivation from business administration class 12th. So यहाँ पे बेटा topics जो है there are 5 sessions. Let's start with the topic. मोटिवेशन का क्या मतलब होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है, पहले तो आपको ये 1 मार्कर पेपर में आ सकता है कि मोटिवेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है. इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मूवरे विच मीन्स टू मूव. ठीक है. मोटिव का मतलब क्या होता है? एक इनर स्टेट होती है जो आपको इनकरेज करती है एंड मोटिवेट करती है टू डू समथिंग. ठीक है. किसी गोल को अचीव करने के लिए आपको एक इनर स्टेट होती है जो आपको बोलती है कि आपको गोल अचीव करना है एंड यू पुट योर एफर्ट्स टू अचीव दैट गोल्स. राइट. सो एक तो आप ये 1 मार्कर लैटिन वर्ड ये वाला कहाँ से आया है, मोटिवेशन वर्ड, ये याद करना है. दूसरा व्हाट इज मोटिव, इसकी भी 1 मार्कर डेफिनेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. राइट. मोटिवेशन इज द, नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन. ठीक है. ये वाली भी आप लर्न कर लेना. इट इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब है मोटिवेशन वो फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. अगर आप मोटिवेटेड होते हो, अभी आप क्यों वीडियो देख रहे हो? बिकॉज आपको मोटिवेशन है कि मेरे को पेपर में अच्छे मार्क्स मिले. ठीक है. तो दैट इज वाई यू आर वॉचिंग द वीडियो. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, फीचर्स क्या हैं? ओके. ये वाला आप डायग्राम है. ठीक है. इसमें जो है फीचर्स हाईलाइट किए हुए हैं मोटिवेशन के. फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रोसेस. मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है. साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये देखिए, ये इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज के बिहेवियर को. उनको इन्फ्लुएंस करता है. अगर आप कोई एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्कर है और आप उसको फिर आप उसको प्रमोट करते हो, कंपनसेशन देते हो, प्रमोशन दे देते हो, तो वो मोटिवेट होगा. तो और मोटिवेट होकर ज़्यादा काम करेगा. तो आप मोटिवेशन के थ्रू एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं. राइट. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. क्योंकि जब भी ह्यूमन बीइंग, देखो, एक पर्सन की बहुत सारी नीड्स होती हैं एंड जो अगर एक सेट ऑफ नीड उसकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो नेक्स्ट अनदर नीड एमर्जेस. तो ऐसा नहीं है अगर जैसे आज आपको घर खरीदना है और आपने घर खरीद लिया तो आपकी नीड्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी. अब आपको होगा मेरे को बड़ी कार चाहिए. तो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है. थर्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल. मोटिवेशन जो है कॉम्प्लेक्स है एंड अनप्रिडिक्टेबल है. क्यों अनप्रिडिक्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे जो आप किसको मोटिवेट कर रहे हो, आप ह्यूमन बीइंग्स को मोटिवेट कर रहे हो और उनका जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है, दैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. राइट. जैसे दो लोग, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर दो लोग हैं तो they may not be motivated with similar facilities. राइट. अगर आपने सपोज दो पर्सन है, एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी, आपने दोनों ने काम किया, आपने एक को 5,000 रुपीज सैलरी बढ़ा दी और दूसरे की भी 5,000 रुपीज बढ़ा दी क्योंकि दोनों ने काम अच्छा किया था. अब ए जो है वो तो बहुत खुश हो गया, उसको तो 5,000 लग रहा है कि चलो सैलरी बढ़ी है. अब बी को लग रहा है नहीं नहीं, ये तो बहुत कम बढ़ाया ऑर्गेनाइजेशन ने. तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है. इसलिए मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल टास्क. फिर मोटिवेशन इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब है हर लेवल पे मोटिवेशन आपको यू विल फाइंड आउट. ठीक है. चाहे वो लोअर लेवल पे लोग काम कर रहे हैं या मिडिल लेवल पे कर रहे हैं या टॉप लेवल पे कर रहे हैं. सो यू विल फाइंड दिस प्रोसेस एवरीवेयर. ठीक है. मैनेजर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सबॉर्डिनेट्स को हमेशा मोटिवेट करे काम करने के लिए. राइट. देन मोटिवेशन इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर. मोटिवेशन मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या है मोटिवेशन का? एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, उनको मोटिवेट करना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए मेहनत करे, एफर्ट्स लगाए. तो मोटिवेशन का मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना. फिर मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब नेगेटिव कैसे हो गया बट अभी देखते हैं. पर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव्स देना, रिवॉर्ड्स देना.
वो फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये वाली बात होगी पॉजिटिव की। अब नेगेटिव मोटिवेशन क्या है? वो पनिशमेंट है। अगर कोई एम्प्लॉइज अच्छा काम नहीं कर रहा तो आप उसको स्कोल्ड कर सकते हैं, डांट सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। हो सकता है आप उसको छुट्टी ना दे, लीव ना सेंक्शन करें, उसके वेजेस रिड्यूस कर दे, उसको हायर पोस्ट से लोअर पोस्ट में डिमोट कर दे। तो दैट इज नेगेटिव मोटिवेशन, और ये भी कई बार जरूरी होता है ताकि बेटर परफॉर्मेंस फ्यूचर में अचीव कर सके, राइट। तो ये फीचर्स थे। अब इम्पोर्टेंस मोटिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे तो ही वो कोऑपरेट करेंगे मैनेजमेंट के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है तो काम करेंगे। अगर आप उनको रिवॉर्ड्स दे रहे हो, कंपनसेशन दे रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो दे विल वर्क हार्ड, और जब काम ज्यादा अच्छा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी एंड इट लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैं वो वाकई बहुत सिंसियरली काम करते हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। फिर जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारे पॉइंट्स इंटर रिलेटेड है कि अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा वो अपने काम को अच्छी तरह करेगा, राइट, और उसको जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, राइट। देन बेटर रिलेशंस। सो जब एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहता है तो उसको कंप्लेन्स और उसकी जो ग्रीवियंसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन से के तरफ, वो भी कम हो जाती है, राइट। अगर सपोज एक एम्प्लॉय का नॉर्मल टाइम है, एग्जांपल मैं आपको देके बताती हूँ, एम्प्लॉयज का नॉर्मल टाइम है ऑफिस में 9 to 5। अब एम्प्लॉयर ने उसको बोला है कि वर्क प्रेशर ज्यादा है, काम ज्यादा आया हुआ है, तो एम्प्लॉयज को 9 to 7 तक रुकना है, एवरी टिल 1 मंथ, रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा देने। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठने के कुछ कंपनसेट नहीं कर रहा, कुछ रिवॉर्ड नहीं दे रहा, तो एम्प्लॉयज अपना काम बहुत अच्छी तरह मन से नहीं करेगा, उसको लगेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, राइट। तो वो हमेशा कंप्लेंट करता रहेगा दिस इज टू मच वर्क। लेकिन अगर उसको पता है कि ये जो 2 घंटे एक्स्ट्रा वो ऑर्गेनाइजेशन के को डिवोट कर रहा है, तो इसके बदले में उसको पर आवर कंपनसेशन भी मिलेगा, मैनेजमेंट उसको बदले में सैलरी या कुछ देगा, तो वो फिर कभी क्रिब नहीं करेगा, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, वो अपना काम अच्छी तरह से 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा के भी करेगा। तो इससे मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की तरह के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। देन गुड इमेज, अगर एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हैं, सेटिस्फाइड है ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलेंगे और कंपनी की इमेज भी इम्प्रूव हमेशा अच्छी बनी रहेगी, राइट, इंडस्ट्री में। तो ये देखिए, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए ना बेटा, आई विल ऑलवेज एडवाइज यू कि इस तरह का डायग्राम जरूर बनाया करिए। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि बच्चे को थोरो नॉलेज है सब्जेक्ट टॉपिक की, एंड यू प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर बिकम्स बेटर। नाउ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, ये 4 थ्योरी है आपके सिलेबस में: कंटेंट थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरी, रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरीज। तो इसके कंटेंट के अंदर ये 4 आ रही हैं आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोसेस के अंदर एक्सपेक्टेंसी एंड इक्विटी, रीइंफोर्समेंट, ठीक है, ये आपका ए और बी। तो लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज नीड। नीड के ऊपर भी आ जाता है, व्हाट इज नीड, 1 मार्कर। This is defined as state in person's life that triggers action and activates behavior. So need is something that you know this that you want to satisfy, right? तो कंटेंट थ्योरीज जो है इनको हम नीड थ्योरीज भी बोलते हैं। एंड द फर्स्ट वन अंडर कंटेंट थ्योरीज इज मैस्लो हियरार्की ऑफ नीड। ये नीड हियरार्की मॉडल जो है डेवलप किया था अब्राहम मैस्लो ने, और इन्होंने क्या बोला था कि नीड जो है, हर इंसान की नीड्स होती हैं, बहुत सारी नीड्स होती हैं, और वो नीड्स जो है एक हियरार्की में होती है, एक लैडर, जैसे सीढ़ी होती है ना बेटा, ऐसे ही नीड्स भी ये लैडर फॉलो करती है,
नीड्स भी एक ऑर्डर, यही वाला ऑर्डर फॉलो करती है। तो एक हियरार्की का मतलब होता है एक सीक्वेंस में ही नीड्स होती है, राइट। सो ये देखिए, तो सबसे पहली नीड जो मैस्लो ने बताई कि इंसान की होती है, ह्यूमन बीइंग्स की होती है, दैट इज फिजिकल नीड्स और फिजियोलॉजिकल। बच्चे इसको पेपर में हमेशा गलत लिख देते हैं, फिजियोलॉजिकल को साइकोलॉजिकल लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। अब ये बेसिक नीड्स होती है बेटा, बेसिस नहीं है, ये बेसिक है। बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और इसको लोअर ऑर्डर नीड्स बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, अगर ये वाली नीड्स ह्यूमन बीइंग की सेटिस्फाई हो जाए, तभी सेकंड लेवल ऑफ नीड्स इवॉल्व होती है, और वो है सेफ्टी नीड्स। ठीक है, सेफ्टी नीड्स का मतलब है कि बेसिकली स्टेइंग इन अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में। सो वर्क प्लेस में कौन सी आपकी सिक्योरिटी नीड्स होती हैं? अगर आप काम कर रहे हो, आपको जॉब मिली है, तो आप चाहते हो आपकी परमानेंट जॉब हो। जॉब सिक्योरिटी के लिए लोग बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। आपने देखा होगा लोगों को बहुत पैशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्यों है? क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी है। कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब्स में क्या है कि अगर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो ही इज चक्ड आउट, उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली अभी तक तो यही होता था कि अगर कोई एम्प्लॉय नहीं अच्छा काम कर रहा, तो वंस ही हैज गॉट द जॉब, वो हमेशा रिटायर भी वहीं से होता है। तो जॉब सिक्योरिटी जो है प्राइम कंसर्न है। नाउ इसी तरह और भी है, मेडिकल इंश्योरेंस एक्सेट्रा। अब सेफ्टी नीड्स अगर सेटिस्फाई हो गई, तो थर्ड लेवल है सोशल और बिलोंगिंगनेस नीड्स। ये नीड्स कौन सी होती हैं? इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो एक सोशल एनिमल है। आप सोचिए, आप स्कूल जा रहे हैं और आपका आज फ्रेंड नहीं आया, एंड यू कम बैक, योर मदर आस्क हाउ इज योर डे बेटा, तो व्हाट यू विल से? आज अच्छा नहीं लगा, वो मेरा फ्रेंड नहीं आया था। क्यों? क्योंकि यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू वांट टू बी एसोसिएटेड विद योर फ्रेंड्स। तो सोशल नीड्स का मतलब होता है नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, राइट। सो बिकॉज एंड इनको हम एफिलिएशन नीड्स भी बोलते हैं। तो इट इंक्लूड नीड फॉर लव, अफेक्शन, लोगों से बात करना। अगर ये नीड सेटिस्फाई हो जाती है, तो फोर्थ लेवल है एस्टीम नीड्स। इसका मतलब होता है नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जाम्पल देके मैं बताती हूँ। अगर सपोज आप स्कूल की तरफ से कंपटीशन में गए हैं एंड यू हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन कंपटीशन, ठीक है, अब आप क्या चाहेंगे कि मुझे स्टेज में बुलाया जाए, प्रिंसिपल मैम मेरे को अपने हाथों से प्राइज दे, एंड रिकॉग्नाइज करे मेरे एफर्ट्स। होता है ना ये आप लोगों के साथ? तो इसी को बोलते हैं एस्टीम नीड्स, की नीड फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। ये मैंने बोल्ड किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसका मीनिंग होता है कि हर ह्यूमन बीइंग, हर इंसान कोशिश करता है कि ही शुड रीच हिज फुल पोटेंशियल एज अ पर्सन, राइट। फुल पोटेंशियल, दीज नीड्स आर नॉट नेसेसरली फुली सेटिस्फाइड, क्योंकि हर बारी आपको इंडिविजुअल्स को जो है नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। फिर आपका एक टारगेट खत्म होता है, आपको लगता है आज आपने एक बहुत बड़ी कंपनी खोलनी है, आपने वो कंपनी भी खोल लिया, अब आपको होता है मेरे को ब्रांचेस खोलनी है उसकी दूसरे देशों में भी। तो आपको फुल पोटेंशियल तक एक्सप्लोर करना है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। नाउ कंटेंट थ्योरी के अंदर दूसरा आता है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। सो ये जो थ्योरी है, it is based on the studies to understand the factors which affect satisfaction or dissatisfaction in work environment। देखो जब भी हम लोग जॉब करते हैं, तो जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, कोई ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जिससे हम डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो उन फैक्टर्स को दो बेसिस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर्स एंड सेकंड है मोटिवेटर्स। अब हाइजीन फैक्टर्स कौन से होते हैं? इनको हम बेसिक फैक्टर्स भी बोलते हैं, ये बेसिक फैक्टर्स होते हैं। और
इनको बोला क्या जाता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं बेटा, हाइजीन फैक्टर्स, अगर इनसे आपको सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलती है, लेकिन अगर ये ना हो तो आप डिससेटिस्फाई जरूर हो जाओगे, राइट। जैसे सैलरी, सैलरी से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, लेकिन अगर सैलरी ना मिले तो जरूर डिससेटिस्फेक्शन तो हो ही जाएगी, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं हाइजीन फैक्टर्स। सो दीज फैक्टर्स दे डू नॉट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। इसको ना हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये डिससेटिस्फेक्शन, यहाँ मोटिवेटर्स, और यहाँ पहले हाइजीन लिखना चाहिए था तो मैं वो ही लिख देती हूँ, क्योंकि जो आपके इसमें सीक्वेंस है दैट इज बेटर फॉर यू। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट। So this is hygiene factors and motivators. So it do not provide satisfaction, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट होंगे तो सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलती, लेकिन अगर ये एब्सेंट है तो इट विल लीड टू डिससेटिस्फेक्शन। अगर these factors are absent तो it will lead to dissatisfaction. Presence will not lead to dissatisfaction. Presence से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। तो ये समझने के लिए है, इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि अगर ये प्रेजेंट होंगे ये वाले फैक्टर्स तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। नॉट नाउ व्हाट आर मोटिवेटर्स, ये इंटरनल होते हैं और इनको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट है तो इट मे नॉट लीड टू डिससेटिस्फेक्शन बट देयर प्रेजेंस गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अगर ये प्रेजेंट होंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और एब्सेंट है ये वाले फैक्टर्स तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जैसे कोई भी जॉब चैलेंज, आपको कोई अच्छी नई जॉब अपॉर्चुनिटी दी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको लगेगा नहीं, आपको एक सोचा है ऑर्गेनाइजेशन ने कि कंसिडर किया है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो जब ये फैक्टर्स आपको होते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, तो डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं होती। तो इस तरह आपको याद करना है। आफ्टर दिस, थर्ड इज मैक्लेलन अचीवमेंट मॉडल। सो इन्होंने नीड्स को क्लासिफाई किया है इनटू 3 कैटेगरीज। ये देखिए यहाँ से मैं करा देती हूँ, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर, राइट। सो नीड फॉर अचीवमेंट क्या है, पीपल विद हाई नीड फॉर अचीवमेंट सीक्स टू एक्सेल एंड टेंड टू प्रेफर मॉडरेट रिस्क। तो जिनको अचीवमेंट के लिए, जिनको ये वाली नीड होती है कि अचीव करना है, नीड फॉर अचीवमेंट, तो वो दे वांट टू डू द थिंग्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, वो हमेशा एक्सेल करना चाहते हैं और वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो जितने भी चैलेंजिंग रोल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो इन लोगों को दिए जाते हैं, इन अचीवर्स को दिए जाते हैं। नाउ नीड फॉर एफिलिएशन, तो दोज हु हैव सच काइंड ऑफ नीड, they look out for pleasant relationship with other people. So they want to be associated with, they want to talk to other people, they want to maintain relationship with other people, right. तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा एटमोसफेयर बनाना चाहिए ताकि लोग आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप बना सके। थर्ड इज नीड फॉर पावर। नीड फॉर पावर इज स्टेटेड बाय डिजायर टू इन्फ्लुएंस अदर, राइट। नीड फॉर पावर में दो तरह की है, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। पर्सनल कौन सी होती है बेटा, दोज हु नीड पर्सनल पावर,
want to direct other, they want to direct others, or person who need institutional power want to manage the efforts of other to promote the goal of organization. अब मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, अभी तो जस्ट आई हैव रेड इट. सो देखिए, नीड फॉर अचीवमेंट तो आपको पता है कि जो ये लोग हैं बेस्ट काम करना चाहते हैं, और मैनेजमेंट भी इन लोगों को काम देता है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला या टफ चैलेंजिंग रोल्स इनको दिए जाते हैं. नीड फॉर एफिलिएशन में लोग आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, जिनको ऐसी नीड होती है. और जिन लोगों के को नीड होती है पावर की, तो पावर में भी हम दो तरह की कहेंगे कि एक होती है नीड फॉर पर्सनल पावर एंड नीड फॉर इंस्टीट्यूशनल पावर. तो नीड फॉर पर्सनल पावर में जो लोगों को ये वाली नीड की फील है कि पर्सनल पावर होनी चाहिए, दे वांट टू डायरेक्ट अदर. वो हमेशा दूसरों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, उनका पर्सनल अपना लगता है कि पर्सनल पावर है ये, एंड दे वांट टू डायरेक्ट अदर्स. लेकिन इंस्टीट्यूशनल पावर में ये जो पर्सन के पास ये वाली पावर होती है, वो दूसरों को मैनेज करना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव. ठीक है, ये हमेशा बेटर रहती है क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए बात की गई है कि जिसके पास ये वाली पावर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे के एफर्ट्स को मैनेज करेगा, उसको मोटिवेट करेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो. लेकिन दोज हु आर हैविंग नीड फॉर पर्सनल पावर, दे जस्ट वांट टू डायरेक्ट अदर्स, वो अपनी अथॉरिटी दूसरों पे चलाना चाहते हैं, तो विच इज नॉट डिजायरेबल. नाउ आफ्टर दिस, डी, एल्डरफर्स ERG थ्योरी. ये वाली जो थ्योरी है, ये ऑलमोस्ट मैस्लो के थ्योरी से ही आप रिलेट कर सकते हो. बट मैस्लो में 5 नीड्स थी आपकी: फिजियोलॉजिकल, देन सिक्योरिटी, देन सोशल, देन एस्टीम, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यहाँ पे मैस्लो की 5 नीड्स को रिड्यूस करके 3 नीड्स में कर दिया है रिड्यूस. और एक चीज और है, मैस्लो ने बोला था कि क्या बताया था उन्होंने कि नीड जो एक हियरकी फॉलो करती है, एक नीड खत्म हो जाएगी तो तब दूसरी वाली आएगी. अकॉर्डिंग टू एल्डरफर यहाँ पे कोई हियरकी नहीं. तो कौन सी नीड्स हैं आपकी, ये देखिए: lower level needs not required to be satisfied in order to. So first है आपकी existence. एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, कंसर्न विद बेसिक मटेरियल एग्जिस्टेंस मोटिवेटर्स. मतलब कि कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए जो मोटिवेशन का आपको मोटिवेट करे. कुछ बेसिक मटेरियल या चीजें ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी आप मोटिवेट होंगे. रिलेटेडनेस, रिलेटेडनेस का मतलब है यू वांट टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद अदर्स. एंड थर्ड इज ग्रोथ. Growth, this is the need to for personal development, you want to achieve the higher position. तो 5 मैस्लो की नीड को 3 में रिड्यूस कर दिया गया है. एग्जिस्टेंस मतलब बेसिक नीड्स हो गई, ठीक है. रिलेटेडनेस मतलब आप लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो. ग्रोथ मतलब यू वांट पर्सनल डेवलपमेंट. नाउ प्रोसेस थ्योरी कॉन्सेंट्रेट ऑन हाउ पार्ट ऑफ मोटिवेशन. प्रोसेस में हमारी 2 है बेटा, एक तो है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी और दूसरी ये वाली इक्विटी थ्योरी, राइट. तो व्हाट इज एक्सपेक्टेंसी, ये देखो, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड अपोजिंग द हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी. दिस थ्योरी, ये थ्योरी किसने बनाई, बाय व्रूम. तो यहाँ में लिख दी. ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि द बिहेवियर प्रोसेस ऑफ वाई इंडिविजुअल चूज वन बिहेवियर ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर. कि वाई the people they see, everybody has will show their different behavior under different circumstances, right. So Vroom ने क्या suggest किया था कि 3 variables are there in this study. First is expectancy, third is instrumentality, and third is valence.
तो अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं अभी समझाऊंगी तब आपको समझ आएगा। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में सबसे पहले आपको पेपर में क्या लिखना है कि व्रूम सजेस्टेड 3 वेरिएबल्स इन द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। पहला वेरिएबल है एक्सपेक्टेंसी। तो एक्सपेक्टेंसी में क्या बोला था कि एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर आप बेटर एफर्ट्स पुट करोगे तो इट विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ देखिए, एफर्ट विल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, तो ये वाली बात बोली हुई थी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या है, इफ यू विल परफॉर्म बेटर इट विल लीड टू बेटर आउटकम। तो इंडिविजुअल विल रिसीव एन अवार्ड इफ ही परफॉर्म्स वेल। अब इसको मैं आपके ही टॉपिक से रिलेट कर देती हूँ कि अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म करो। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, व्हाई यू आर स्टडी, सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या कहता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो पक्का आपका रिजल्ट जो है वो आउटकम विल बी गुड, रिजल्ट विल बी गुड। थर्ड क्या बता रहा है, वैलेंस। वैलेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस एसोसिएटेड बाय इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपेक्टेड आउटकम। It is an expected and not the actual satisfaction that the employees expect to receive after achieving the goals. So I'm just repeating this line. ये वाली line बहुत important है, फिर मैं explain करती हूँ. It is the expected satisfaction that the employee expects to receive after achieving the goal. तो यहाँ पे एक और ये वाला भी देखिए, importance which is associated by the individual with respect to the expected outcome. अब आप पेपर देकर आ गए, ये वाला इसी से रिलेट करती हूँ, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो रिजल्ट विल बी गुड। ठीक है, अब आप पेपर देकर आ गए, आपके पेरेंट्स ने पूछा कि कैसा रहा आपका पेपर, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस। और आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इट इज द इम्पोर्टेंस एसोसिएटेड बाय इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेक्टेड आउटकम। आपके पेरेंट्स पूछते हैं ना कि कितना आपका रिजल्ट आएगा, बोलोगे मम्मा मेरा पेपर अच्छा हुआ था, 100 में से आई कैन एक्सपेक्ट 95 आ जाएंगे। सो इट इज द एक्सपेक्टेड satisfaction that the employees expect to receive after achieving the goals. राइट, मैंने इसको बहुत इजी वे में समझाया पेपर से रिलेटेड, तो अब आपको शायद याद रहेगा। राइट, पर ये जो मैंने बोल्ड में बेटा हाईलाइट किया हुआ है, आप पेपर में एक्सपेक्टेंसी आएगा, एक तो ये वाला एफर्ट और परफॉर्मेंस बता देना कि एफर्ट विल लीड टू परफॉर्मेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस विल लीड टू गुड आउटकम, और वैलेंस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड आउटकम। राइट, नाउ इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी was suggested by J.S. Adams and इसमें ये बिलीव किया, इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज काम करते हैं सेम लेवल पे, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एम्प्लॉयर है उनको इक्वल ट्रीट करे, फेयर ट्रीट करे। दो एम्प्लॉयज हैं, सेम पोजीशन पे हैं, सपोज अगर आप देखो कई ऑर्गेनाइज, बहुत डिबेट भी होती है इस बारे में, कई जगह क्या देखा जाता है कि मेल मेंबर्स जो हैं उनकी सैलरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल एम्प्लॉयज। It should not be done. No discrimination should be made on the basis of gender or any other criteria. तो जो एम्प्लॉय अगर सेम काम कर रहा है उसको सेम सैलरी, सेम फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और अगर एम्प्लॉय को फील होता है कि कंपनसेशन और ट्रीटमेंट सेम है, फेयर है, तो तभी वो मोटिवेट होकर काम करता है। तो दैट इज इक्विटी थ्योरी। अब ये देखिए इनपुट आउटपुट यहाँ पे बोला हुआ है, एडम्स डेफिनेशन ऑफ इक्विटी एंड आउटपुट। आप क्या करते हैं, एम्प्लॉय क्या करता है, अपने इनपुट्स और दूसरे एम्प्लॉय के इनपुट को कंपेयर करता है कि मैंने कितने एफर्ट्स डाले और मेरे कोलीग ने कितने डाले, और उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है और मुझे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है और उसको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। अगर ये सेम है, इक्वल है, तो इसका मतलब इक्विटी इज देयर, इक्वालिटी इज देयर। तो इस थ्योरी में दो इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनपुट एंड
आउटकम। इनपुट का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो, हार्ड वर्क, कमिटमेंट एक्सेट्रा। आउटपुट का क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब होता है इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव रिजल्ट्स। अगर आपको अच्छा कंपनसेशन मिल रहा है, इट इज अ पॉजिटिव रिजल्ट, नहीं मिल रहा नेगेटिव रिजल्ट। सो आउटपुट का क्या हो गया? सैलरी हो गई एक्सेट्रा, प्रेस्टीज। सो आफ्टर दिस अभी हमने ये वाला किया है इसमें इक्विटी थ्योरी। नाउ थर्ड इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी हमने कर लिया है, राइट। इसके बाद हमने ये कंटेंट के बाद वी हैव डन दिस प्रोसेस थ्योरी। थर्ड इज योर रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है, it is the process of influencing behavior by controlling the consequences of behavior. This is based upon law of effect, which means individuals tend to repeat behavior which is rewarded, while the behavior which gives punishment is not repeated. तो इसमें जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज का बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने की बात की गई है कि सपोज देखो इसमें क्या है कि अगर दो एम्प्लॉयज है, अगेन एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी, अगर इस एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है और उसको हम बदले में रिवॉर्ड दे रहे हैं, अच्छा सैलरी दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो ही विल टेंड टू रिपीट हिज बिहेवियर। उसको लगेगा मैंने पहले अच्छा काम किया था, मेरा प्रमोशन हुआ, तो ही विल पुट मोर एफर्ट्स एंड ही विल रिपीट हिज बिहेवियर, और मेहनत करेगा, राइट। वाइल द बिहेवियर विच गिव्स पनिशमेंट इज नॉट रिपीटेड। अब ये वाला एम्प्लॉय है, इसने नहीं अच्छा काम किया और उसकी कोई सैलरी ग्रोथ नहीं हुई, तो अब वो जो है he will never ever repeat, he will never ever do this mistake again, he will never ever do this mistake again। वो कभी भी अब ऐसा नहीं करेगा कि मेहनत ना करे या एफर्ट ना डाले, क्योंकि उसको पता है अगर वो दोबारा ऐसा करेगा तो फिर उसकी सैलरी या उसका प्रमोशन नहीं होगा। सो ये वाली लाइन अगर पेपर में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं मार्क कर रही हूँ बेटा, इसको आप अच्छी तरह पेपर में याद कर लेना। दिस इज इम्पोर्टेंट कि अगर इंडिविजुअल को रिवॉर्ड किया जाए तो वो दैट बिहेवियर विल बी रिपीटेड, और अगर उसको पनिश किया जाए तो देन दैट बिहेवियर विल नॉट बी रिपीटेड, राइट। ये थ्योरी किसने प्रोपोगेट की थी? ये नेम ऑफ द पर्सन इज पी एफ स्किनर। एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो ये जो है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इसके ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पे मैनेजर्स फोकस करते हैं रिवॉर्ड देने में एम्प्लॉयज को, ताकि वो बार बार अच्छा काम करे, रिपीट करे, दे शुड पुट मोर एफर्ट्स। नाउ व्हाट इज लास्ट वन इज बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियरल थ्योरी इज डिस्क्राइब्ड एज अ वे अ पर्सन कंडक्ट देमसेल्फ टुवर्ड्स अदर। ओके, तो यहाँ पे दो थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी के अंदर दो आती हैं। पहली है ये वाली थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। दिस इज McGregor who has suggested these two theories। एंड थ्योरी एक्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट इज थ्योरी एक्स? थ्योरी एक्स जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, राइट, स्टीरियोटाइप्ड है, अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट स्टाइल है। इसमें क्या एजम्पशन होती है? एजम्पशन इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली एज्यूम क्या किया जाता है कि हर इंडिविजुअल जो है वो लेजी है और उसको काम करना नहीं पसंद है, और वो जहां तक हो सके काम को अवॉइड करता है। और ज्यादातर ह्यूमन बीइंग्स दे डू नॉट हैव एम्बिशन, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। दे आर ऑल्सो सेल्फ सेंटर्ड, और उनको ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अचीव ही नहीं करना चाहते। क्रिएटिव भी नहीं है, और वो दे आर मोटिवेटेड विद फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स। सिर्फ वो बेसिक नीड्स की तरफ और सेफ्टी नीड्स की तरफ ही फोकस करते हैं। जो हाई ऑर्डर लेवल नीड्स हैं, जैसे कि एस्टीम नीड्स,
रिस्पेक्ट वाली, जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके ऊपर इनका ध्यान नहीं है। तो ये बहुत नेगेटिव अप्रोच रखते हैं कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन गोल से मतलब नहीं है, मोटिवेटेड भी नहीं है, एम्बिशन भी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते। दिस इज अबाउट थ्योरी एक्स एजम्पशंस, राइट। और क्या एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर ह्यूमन बीइंग मोटिवेटेड होते हैं तो ओनली बाय मनी, दैट इज इट। और एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना चाहिए, थ्रू पनिशमेंट एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल। नाउ व्हाट इज थ्योरी वाई, ये ऑपोजिट है। तो ये थ्योरी एक्स के ऑपोजिट है। ये क्या सजेस्ट करती है कि लोग जो हैं वो रिलायबल नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी कि पीपल आर रिलायबल और लेजी नहीं है वो लोग। पीपल आर नॉट लेजी, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। सो एजम्पशंस क्या है कि एवरेज पर्सन डज नॉट डिसलाइक वर्क, यानी कि लोग काम को, ऐसा नहीं है कि लोग काम को पसंद नहीं करते, दिस इज रॉन्ग, लोग काम को पसंद करते हैं और दे एक्सर्ट सेल्फ कंट्रोल, दे वांट टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। और वो लोगों को पता है कि अगर वो काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तो ही विल बी रिवॉर्डेड। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं, वो क्रिएटिव भी हैं, राइट, पोटेंशियल भी है उनमें। सो थ्योरी वाई इज मोर रियल। और मोटिवेशनल प्रैक्टिसेस भी दी जाती, सजेस्ट करती है ये थ्योरी वाई कि एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करना चाहिए काम, उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहिए कोई भी डिसीजन मेकिंग में। देन देर इज वन मोर, पहली तो थी ये एक्स एंड वाई बिहेवियरल के अंदर, फिर है Auchi's theory Z. Why it is named? Because it is prescribed and given by this person, William Auchi. Right? ये जो थ्योरी Z है, it is a mix of both theory X and theory Y. इसके कॉम्बिनेशन से बनी है, बट ज्यादा किसको फेवर करती है ये, थ्योरी Y को फेवर करती है, फेवर्स मोर थ्योरी Y. फीचर्स क्या है कि ट्रस्ट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, और लीडर का क्या रोल होता है, सबऑर्डिनेट के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर, वो प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए जिससे एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। सो theory this theory has its limitation and it does not provide complete solution. तो theory x और y का combination है theory z. Now different methods of motivation. There are two methods, financial and non-financial. Incentive क्या होता है, इसकी भी 1 मार्क का definition आ जाती है. Incentive is something which stimulate a person towards some goals. Financial incentives कौन से होते हैं, which are linked with money, जैसे wages, salary, commission. और नॉन फाइनेंशियल कौन से होगा बेटा, जो मनी से रिलेटेड नहीं है, जैसे आपकी तारीफ कर दी, आपको एक हायर पोजीशन दे दी, दैट इज नॉन फाइनेंशियल। तो ये देखिए इस टेबल में क्लियरली दिया हुआ है कौन से फाइनेंशियल है, कौन से नॉन फाइनेंशियल है, राइट। ओके, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में फर्स्ट आता है पे एंड अलाउंस, जिसमें वो सैलरीज हो गए, अलाउंसेस हो गए, आपका DA, HRA एक्सेट्रा। देन बोनस, बोनस भी आता है आपका फाइनेंशियल में, ओके। देन नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट शेयरिंग, कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को शेयर दिया जाता है इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कमीशन भी दी जाती है, कमीशन भी एम्प्लॉयज आर इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑल्सो,
performance linked incentives. Here the amount of incentive is associated with the performance of the employee, कि अगर एम्प्लॉय अच्छा करता है तो उसको ज़्यादा हम बेनिफिट्स देंगे, एम्प्लॉय नहीं अच्छा करता तो उसको हम बेनिफिट्स नहीं देंगे। तो बेनिफिट्स किसके साथ लिंक्ड है, इंसेंटिव किसके साथ लिंक्ड है, विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। देन स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को राइट दिया जाता है कि वो कंपनी के शेयर्स जो है फ्यूचर पे खरीद सकता है, ही कैन ऑल्सो परचेज एट अ प्री डिटर्मिन्ड प्राइस। तो ये सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के एग्जांपल हैं। देन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है, स्टेटस मिलना, तारीफ होना, प्रेज, ग्रुप इंसेंटिव्स देना, अगर ग्रुप में काम किया है लोगों ने, 4-5 लोगों ने एज अ टीम, तो उनको इंसेंटिव देना, राइट, पार्टिसिपेट कराना, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना उनको। एंड सजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि many organization which use a suggestive system make use of cash awards for useful suggestion। तो वो क्या करते हैं, वो कंपनी के मैगजीन में, न्यूज़लेटर में जो है एम्प्लॉयज का नाम पब्लिश करते हैं विद हिज फोटोग्राफ। कई लोग ऐसे करते हैं मोटिवेट करने के लिए कि इस एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो इसको सजेशन सिस्टम बोलते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। ये क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है कि एडिंग कंटेंट टू अ जॉब लीडिंग टू इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो इसमें वो नई जॉब्स ऐड करना जिससे एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, राइट, उसको फ्रीडम भी दी गई है, जॉब इंटरेस्टिंग लगती है एम्प्लॉय को। इनरिचिंग, इनरिच का मतलब होता है कि ही रियली फाइंड कि उसकी ग्रोथ हो रही है एम्प्लॉय की। सो मैनेजमेंट शुड मेक द फॉलोइंग एफर्ट्स टू एनरिच द जॉब। फ्रीडम दे एम्प्लॉयज को डिसीजन लेने के लिए, उनको पार्टिसिपेट करे, इनको अलाउ करे कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे उन्हें, फीडबैक भी एम्प्लॉयज को दे क्या वो काम और कैसे इम्प्रूव हो सकता है, एक्सेट्रा, एंड इंस्टिलिंग अ फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। सो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है जो चैलेंजिंग रोल्स या इंटरेस्टिंग रोल्स इंट्रोड्यूस करना, एम्प्लॉयज को देना, ताकि एम्प्लॉयज को लगे कि उसको इतना वर्दी समझा गया है कि उसको ऐसे डिफिकल्ट रोल्स असाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, इट मेक्स जॉब मोर चैलेंजिंग। लेकिन जॉब एनलार्जमेंट इसका, इट इज नॉट लाइक दिस। इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होती है। ये देखिए, इसमें जॉब का स्कोप बढ़ाया जाता है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टास्क एसोसिएटेड विद द जॉब बट एट द सेम लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर आप एक इसी लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको और सेम टाइप ऑफ टास्क दे दी है जो इसी लेवल की है। लेकिन जॉब एनरिचमेंट में क्या है, अगर आप इस लेवल पे काम कर रहे हो तो आपको हायर रोल्स दिए जाते हैं। ऐसे आप इधर काम कर रहे थे, आपको और हायर रोल्स, चैलेंजिंग रोल्स दे दिए। अगर आपको इसी जॉब एनलार्जमेंट में लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है, तो आप अभी भी यही काम कर रहे हो और अभी भी यही काम, पहले भी यही कर रहे थे, अभी भी यही कर रहे हो, कोई आपकी पोजीशन, हायर पोजीशन नहीं मिली, चैलेंजिंग रूल्स नहीं मिले, सेम लेवल पे आप काम कर रहे हो और आपको सेम लेवल की एक्टिविटीज और जो जॉब रोल्स हैं वो दे दिए गए। एडवांटेजेस क्या है जॉब एनलार्जमेंट के, कि हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टास्क कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ बोर्डम। अब आपको थोड़े और काम दूसरे दे दिए तो आपको लगता है कि जो पुराना रेपिटेटिव काम था अब वो नहीं करना पड़ा, तो थोड़ा बोर्डम दूर होती है। देन इट इंश्योर्स better utilization of physical mental abilities of worker enjoy his work more right, fatigue और boredom दूर होती है, and feedback भी जो है एम्प्लॉयज को मिल जाता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है, कई लोग इसको सोचते हैं कि यहाँ बर्डन बढ़ गया है, सैलरी तो बढ़ नहीं रही, सेम आप उसी रोल पे थे और अभी भी आप
से उसी वाले जॉब पोजीशन में हो, काम तो बढ़ गया पर सैलरी तो बढ़ी नहीं है, चैलेंजिंग रोल्स तो आए नहीं है, बर्डन ही बढ़ गया है, और इसलिए एम्प्लॉयज को फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। और यूनियन मेंबर्स जो हैं वो जॉब एनलार्जमेंट को एक्सप्लॉयटेशन समझते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट इज, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, यस दिस इज लास्ट, आई थिंक सो। डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, ठीक है, क्योंकि इट इज एज ए इंडिविजुअल इज परsuaded बाय समवन। इंस्पिरेशन अंदर से आपको आती है कि आपको खुद ही लगता है नहीं मुझे मेहनत करनी है, मेरे को अच्छा रिजल्ट लाना है। मोटिवेशन में सब आपको, जैसे अगर आपके पेरेंट्स बोले बेटा पढ़ ले एग्जाम आ रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। इंस्पिरेशन अगर आपको खुद ही लगे, आपको पेरेंट्स की बोलने की जरूरत ही ना महसूस हो और आप खुद ही पढ़ रहे हो, दैट इज इंस्पिरेशन। सो encouragement comes from someone else। और कैसे आपको रिवॉर्ड मिलता है, फाइनेंशियल भी मिल सकता है, इसमें नॉन फाइनेंशियल भी मिल सकता है। और यहाँ पे आइडियाज कहाँ से आते हैं, खुद ही आते हैं। इंकरेजमेंट, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हो, नहीं नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा करना है। सो मोटिवेशन शॉर्ट लिफ्ट फिनोमिना है और इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि कर लो बेटा पढ़ लो, तो दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड फिनोमिना। लेकिन अगर आपको अंदर से ही लगता है कि मुझे खुद करना है, तो ये लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देगा। फिर मोटिवेशन इज सेल्फ ओरिएंटेड, इंस्पिरेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, इट इज कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन इज कोलैबोरेटिव। सो ये आप कर सकते हैं इसको अपने आप ही। बाकी I have explained this chapter. In the next video I'll be explaining unit 6. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button and share this channel to your friends also। ठीक है, जैसे मोटिवेशन मैंने आपको बताया है, इसी तरह जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड कि मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ आप लोगों के लिए। सो and when you like it, when you put comment in the comment section, so I also feel motivated to work more hard and make more videos for you. Thank you.